नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों की बोर्ड पेपर की तैयारी पूरा अच्छी तरीके से कराया जा रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए 70% के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या जिसे बोले जाते हैं यूपीएमएसपी के द्वारा जो 2000 हमारा 22 और 23 का जो कैलेंडर जारी किया जाता है तो उसमें क्या क्या सिलेबस होता है। यानी पिछले कोरोना काल के अकॉर्डिंग आप कोरोना काल के कारण आप सभी लोग देखे होंगे कि यानी जो हमारा सिलेबस था वो 30% कम कर दिया गया। कितना 30% कम कर दिया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आप सबको पढ़ा रहे हैं। यानी जो 70% यानी 30% अगर कम कर दिया गया तो बचे हैं 70%। अब 70% के अकॉर्डिंग जो हमारे बोर्ड पेपर है, यहाँ आप सबको अगर इस जितना हम पढ़ाएंगे अगर आप नोट्स प्रॉपर बना लेते हो और तैयार कर लेते हो तो आपको पूरा अगर आप राइटिंग थोड़ा अच्छा बना के लिख देते हो तो शायद आपके कम से कम 46, 47, 48 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। प्लस आप सबके प्रैक्टिकल में भी अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं तो आप कम से कम 80% लाने के पूरे चांस बन सकता है। तो जितने भी छात्र इस समय लाइव आ गए सभी लोग एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। एक मिनट से कम का समय लगेगा, तो चलिए सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। हमने आप सबको पिछले लेक्चर में ये बता दिए थे कि यानी हमारा जो सिलेबस है यानी यूपीएमएसपी के द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो हमारा सिलेबस जारी किया गया था उसके बारे में हमने आप सबको बता दिए थे कि क्या क्या हमें पढ़ना और क्या क्या हमारे सिलेबस में इस बार है और क्या क्या जो हमारे सिलेबस में निकाल दिया यानी रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। चलिए सभी को गुड इवनिंग हमारी तरफ से। जितने भी छात्र इस समय लाइव हैं सभी को तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी टीम की तरफ से हमारी तरफ से गुड इवनिंग। और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए काफी लोग कह रहे हैं सर वीडियो को शेयर कर दिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब देखिए आप सभी लोगों को हम बता देते हैं कि कभी क्लास चलती है 2 से 4 मिनट या 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें आप सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर अभी आप सभी लोगों को पता कि फर्स्ट ईयर का क्लास जस्ट 5 मिनट पहले भी खत्म हुआ है, तो 5 मिनट पहले समाप्त, तो उसके बाद जस्ट क्लास तुरंत लग गई है। तो ऐसा नहीं, हम सब एकदम सीरियस है। आप सभी लोगों को पढ़ाई के लेकर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जितने भी फैकल्टी है सब A to Z सीरियस है कि आप सबको कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए और आप सबको ज्यादा से ज्यादा पूरे बोर्ड पेपर की तैयारी अच्छी तरीके से करा दिया जाए। और अगर आप सभी लोगों का बेस क्लियर हो जाएगा तो आगे चल के आप सभी लोग यूपी कैडर में आप सबके रास्ते आसान बन जाएंगे। बोर्ड पेपर सबसे ज्यादा जरूरी, बोर्ड पेपर उसके जस्ट बाद आप सभी लोगों का आ जाता है यूपी कैडर। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ अगर बचा होगा उसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम कुछ करापे स्टार्ट करेंगे। हमने आप सबको कल इंट्रोडक्शन बता दिया था कि हमारा हार्टिकल्चर क्या होता है यानी कृषि सस्य विज्ञान भाग 2, और हमने एग्रीकल्चर के बारे में बता दिए थे, ये सब हमने बता दिए थे। तो सभी छात्र, कोई भी छात्र क्लास को मिस नहीं करेगा। आप सबके 50 नंबर की बात है, 50 नंबर में अगर आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बना लेते हो तो शायद आपके 45, 46, 48 नंबर कहीं नहीं गए। और बोर्ड पेपर में अगर आप सबके ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय और निश्चित उत्तरीय अगर आप अच्छा कर लेते हो तो शायद आपके आराम से पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांस बने रहते हैं। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का नया चैनल है उसको उपलब्ध करा दिया गया, तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी जानकारी अगर आप सभी को चाहिए तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का जो नंबर दिया गया है 9793 988 यानी 99793 900 888, उस नंबर पे आप सभी लोग संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं यहां पर हमारा है कि फलों वाली फसलें। अब देखिए अब हमारी फल वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं जिसमें हम फलों के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबको हम फलों के बारे में तो पूरा बता देंगे, लेकिन तो हमारे 70% के अकॉर्डिंग हमारी कौन कौन सी फसलें हैं अगर पोमोलॉजी से संबंधित। आप सभी लोग देखे होंगे फल संवर्धन या सब्जी संवर्धन, इसके बारे में बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, या फलों की खेती के बारे में, सब्जियों की खेती यानी सब्जियों की खेती के बारे में। तो इन सभी के बारे में आप सबको पूरा बाकायदा यानी अच्छी तरीके से बताएंगे। अगर आप सबको यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो आप सबको बोर्ड पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां पर करके आ सकते हो। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए फल वाली फसलें हमारी कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं।
एक बार सभी लोग वीडियो को फटाफट पुनः शेयर कर दीजिए। विजन कुमार सर आज लेट क्लास चल रहा है। बिल्कुल 2 से 5 मिनट नहीं 10 मिनट लेट हुआ था, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ, ठीक है, परेशान होइए मत। अब देखिए हमारी फल वाली फसलें होती कौन कौन सी। अब देखिए यहाँ पर तो हमारी सभी फल वाली फसलें हैं, लेकिन तो हमें पढ़ना क्या है वो भी आप सबको आगे बताएंगे, और हमारे कितने भी अब इसमें कौन कौन सी फल वाली फसलें हैं। अब देखिए आम, पहला दिया आम यानी मैंगो, दूसरा दिया केला, क्या दिया केला, पपीता, लीची, अमरूद, सेब, आड़ू यानी जिसे बोला जाता है पीच, क्या बोला जाता है पीच या आड़ू, बेर, अनार, अंगूर, बेल, खजूर, फालसा, नींबू, जामुन, आंवला, ये सभी हमारे सभी फ्रूट क्रॉप्स है। लेकिन तो इसमें हमें कुछ ही क्रॉपों को पढ़ना है और हमें पूरे क्रॉप को इसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन तो अगर कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी हमारी फल वाली फसलें हैं, यानी अगर आगे चल के आप सभी लोगों को अगर पहले जानकारी रहेगा, तो अगर आप आगे चल के कोई भी पेपर देने जाते हो तो अगर आपको पता रहेगा कि ये सभी फल वाली फसलें, तो आप सभी लोग आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए हम आप सबको जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। किस लेवल से? जीरो लेवल से आप सबको बताया जा रहा है। तो ये हमारे फल वाली फसलें आम, केला, पपीता, लीची, अमरूद, सेब, आड़ू, बेर, अनार, अंगूर, बेर, खजूर, फालसा, नींबू, जामुन, आंवला आदि, ये हमारे सभी होते हैं फ्रूट्स क्रॉप्स यानी फल वाली फसलें। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए सब्जी वाली फसलें, कौन कौन सी हमारी सब्जी वाली फसलें होती हैं। इन्हें सब्जियों के हमें नाम भी पता होना चाहिए कि हमारी सब्जी है कि क्रॉप्स है, या फल वाली फसलें, या फूल वाली फसलें, या हमारे किस प्रकार की ये क्रॉप है। आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। और आप सबको पीडीएफ तो जरूर मिल जाएगा, आप सभी लोग पीडीएफ के लिए ना परेशान होइए। और आप सबको टारगेट की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने क्लास के हर स्टूडेंट को जरूर इस प्लेटफॉर्म पर लाइव लाना है। और ये अगर आप लाइव लाते हो तो मेरी गारंटी उसकी तैयारी कैसे करानी है, ठीक है, बोर्ड पेपर। तो देखिए आलू, अब हमारी सब्जी वाली फसलें, आलू हो जाएगा, भिंडी हो जाएगा, बैगन, मिर्च, फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, मूली, प्याज, लहसुन, शकरकंद, सलजम, गाजर, लौकी, करेला, खरबूज, तरबूज, मटर, टमाटर, कद्दू, पालक, चुकंदर, खुम्बी। खुम्बी जिसे बोला था मशरूम, क्या बोला जाता है मशरूम, क्या बोला जाता है मशरूम। आप सभी लोग देखे होंगे कि गांव में जो है लोग लोकल भाषा में कहते हैं कुकुरमुत्ता, क्या बोला जाता है कुकुरमुत्ता, सेम उसी की तरह ही हमारा होता मशरूम होता है। क्या होता है खुम्बी या मशरूम जिसे बोला जाता है, क्या होता है खुम्बी या मशरूम। आप सभी लोग देखे होंगे जब बादल गरजता और बारिश होती है तो उस समय जमीन से निकलता है, क्या होता है जमीन से निकलता है, वैसे छाते नुमा ऐसे बना रहता है, छाते नुमा ऐसे सेम बना रहता है, छाते नुमा ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है खुम्बी या मशरूम जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है खुम्बी या मशरूम कहा जाता है। तो ये हो गया, ये हमारे सभी सब्जी वाली फसलें, आलू, भिंडी, बैगन, मिर्च, फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी जिसे बोला जाता है नोल खोल, मूली, प्याज, लहसुन, शकरकंद, सलजम, गाजर, लौकी, करेला, तरबूज, खरबूज। अब देखिए ये हमारा तो एक फल के अंतर्गत आता है, लेकिन तो हमारे यानी हार्टिकल्चर क्रॉप में सब्जियों के अंतर्गत रखा गया मटर। अब टमाटर भी है, एक सब्जी भी है और एक फल भी होता है। टमाटर क्या एक सब्जी भी होता है लेकिन तो एक फल भी से माना जाता है, क्या होता है फल भी से माना जाता है। कद्दू हो जाएगा, पालक हो जाएगा, खुम्बी, चुकंदर हो जाएगा, क्या चुकंदर और खुम्बी। तो ये हमारी होती है सभी सब्जी वाली फसलों के नाम। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फूल वाली फसलें, चलिए काफी स्टूडेंट लाइव आ गए हैं। तो सभी कोई स्टूडेंट क्लास को मिस नहीं करेगा, ये मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, कोई भी छात्र क्लास को नहीं छोड़ेगा, आप सबको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कब पूछे गए हैं उसको जरूर बताएंगे। अब देखिए हमारे फूल वाली फसलें यानी जिसे बोला जाता है फ्लोरिकल्चर, क्या बोला जाता है फ्लोरिकल्चर।
क्या बोला जाता है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हमने आप सबको बताया था द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरिकल्चर, यानी जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों, यानी फूलों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? फ्लोरिकल्चर में कहा जाता है। अब हमारी फूल वाली फसलें हैं कौन कौन सी? अब देखिए कल हमने आप सबको पूरा सिलेबस बता दिया था हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जो भी छात्र अगर कल का वीडियो नहीं देखें तो आप सभी लोग वीडियो, यानी जो हमारे वीडियोज का प्ले लिस्ट है उसमें आप सभी लोग जाके कल का सिलेबस जरूर देख लीजिएगा कि एग्रोनॉमी में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, हमारा क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में। और इंट्रोडक्शन भी हमने बता दिया कि एग्रोनॉमी होता क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उसकी ब्रांचें कौन कौन सी होती है और उन्हें किसके पिता, मतलब एग्रोनॉमी के या सस्य विज्ञान या हार्टिकल्चर के पिता किसे कहा जाता है, इसके बारे में बताएं। अब देखिए गेंदा हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, गुलदाउदी हो जाएगा, ग्लेडियोलस हो जाएगा और रजनीगंधा हो जाएगा। ये सभी हमारी फूल वाली फसलें हैं। कौन सी? फूल वाली फसलों के नाम है। लेकिन तो हमारे सिलेबस में केवल गुलाब की फसलें ही इस बार दिया है, तो उसमें आप सभी लोग जाकर सिलेबस बाकायदा नोट कर लीजिएगा। पहले सबसे पहले आप सभी लोग सिलेबस उठाइएगा, कौन कौन से इस बार 70% के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में आना है उसको आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिएगा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे तो आप सबको बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, ग्लेडियोलस और रजनीगंधा ये हमारे सभी फूल वाली फसलों के नाम है। अब देखिए आज से हम स्टार्ट करेंगे पोमोलॉजी। क्या स्टार्ट करेंगे? पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं? फल विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे फल विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फल विज्ञान कहा जाता है। पोमोलॉजी को हम क्या कहते हैं? फल विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फल विज्ञान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फल विज्ञान कहा जाता है। अब इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम सभी लोग फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन किया जाता है? इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। आज हम आप सबको यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर आप सबको हम बताएंगे। अगर पोमोलॉजी होता है फल विज्ञान, जैसे हिंदी में क्या बोला जाता है? फल विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, कल क्लास नहीं चला था, इसके पहले क्लास चला था, परसों क्लास चला था। अब से चौधरी कह रहे सर पहले इरिगेशन पढ़ा दो। बिल्कुल आप परेशान ना होइए, आपको इरिगेशन भी पढ़ा देंगे। बिल्कुल आपके इरिगेशन से नंबर आते हैं, मानते हैं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, लेकिन तो इरिगेशन भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जब तक तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है तब तक आप सभी लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए तो पोमोलॉजी फल विज्ञान, इस शाखा के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन किया। द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। तो हम किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन के। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर जो बच्चे नए हैं आप सभी लोग पोमोलॉजी लिखिएगा, उसके बाद डैश करके हिंदी में लिख लीजिएगा फल विज्ञान। तो लिख लीजिए इस शाखा के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए अगर पूछ लेता फादर ऑफ पोमोलॉजी, फादर ऑफ पोमोलॉजी यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है फल विज्ञान के पिता, फल विज्ञान के पिता, या फादर ऑफ पोमोलॉजी या फल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि फादर ऑफ पोमोलॉजी या फल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो डी कैंडोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर डी कैंडोल। किसे कहा जाता है? डॉक्टर डी कैंडोल को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि फादर ऑफ पोमोलॉजी या फल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ पोमोलॉजी या फल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर डी कैंडोल को कहा जाता है।
भैया आप वीडियोज में जाके नीचे आप सभी लोग देख लीजिए, क्लास आप सबको पूरा अच्छे से, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी ना परेशान हुई उसकी भी क्लास कराई जाएगी, बिल्कुल परेशान ना हुई, आप सबको पूरा बताया जाएगा। तो फादर ऑफ पोमोलॉजी, फल विज्ञान के पिता डी कैंडोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डी कैंडोल को कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो पोमोलॉजी है क्या है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी ये हमारा किस भाषा का शब्द है? अगर पूछ लेता है ये किस भाषा का शब्द है, यानी किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा का शब्द है, तो पोमोलॉजी हमारा जो शब्द होता है ये लैटिन प्लस ग्रीक, किस भाषा का शब्द माना जाता है? लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा का माना जाता है। इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, क्या माना जाता है? लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा का शब्द माना जाता है, क्योंकि इसमें पोमो हमारा होता है लैटिन और लॉजी जो होता है वो ग्रीक भाषा, इसलिए दोनों को कंबाइन किया जाता है। तो इसलिए लैटिन प्लस ग्रीक ये दोनों भाषा का शब्द माना जाता है। इसका लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा का यह शब्द माना जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना कि पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा का शब्द माना जाता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इतना हमारा हो गया पोमोलॉजी के अंतर्गत, हमने आप सबको बता दिए पोमोलॉजी के अंतर्गत। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा जो क्रॉप स्टार्ट हो रहा मैंगो, जिसे हम कह सकते हैं आम की खेती, आम की खेती, या हम जिसे कहते हैं मैंगो कल्टीवेशन, क्या कहा जाता है? मैंगो कल्टीवेशन। क्या कहा जाता है? मैंगो कल्टीवेशन। देखिए बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती, बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ पर हमें कोशिश, अगर आपको नहीं आता कोशिश करिए, एक बार नहीं आप 10 बार करिए, तो मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंगो कल्टीवेशन में स्टार्ट कर दिया, आम की खेती, जो हमारा संबंधित है पोमोलॉजी या फल विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोमोलॉजी या फल विज्ञान से संबंधित है। चलिए हम आगे, अब क्रॉप को आगे हम बढ़ाते हैं, इस फसल को। अब देखिए सबसे पहले हमारे आप सभी लोग देख सकते हैं कि पोमोलॉजी या फल विज्ञान दिया, क्या दिया? पोमोलॉजी या फल विज्ञान। द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। फादर ऑफ पोमोलॉजी डी कैंडोल। व्हिच वर्ड ऑफ पोमोलॉजी? पोमोलॉजी किस भाषा का मतलब शब्द मान लैंग्वेज माना जाता है? तो हमारा लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द माना जाता है। अब यहाँ पर हमारा आम की खेती, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो या मैंगो कल्टीवेशन हम कह सकते हैं, आम की खेती हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नेम, यानी अगर पूछ लेता है आम को और किस नाम से जाना जाता है, आम को और किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, या पूछ लेता अदर नेम, या आम को हम और क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, या आम का अन्य नाम क्या हो जाएगा, और या और इसे क्या किस नाम से कहा जाता है या जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम आम को कहते हैं नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल। पहला क्वेश्चन ये आपको याद होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय फल किसे कहा जाता है। अगर पूछ लेता है कि नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल किसे कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम को कहा जाता है। ये हमारा पहला। दूसरा आ जाता है किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा किसे कहा जाता है, किंग ऑफ फ्रूट। ये आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल, इंग्लिश जो टर्म लिखा उसको आप सबको बता देते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है फलों का राजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फलों का राजा, क्या कहा जाता, फलों का राजा। तीसरा पॉइंट हमारा बाथरूम फ्रूट्स, क्या कहा जाता, बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है, बाथरूम। अब आप सबको हम बता देते हैं कि बाथरूम फल इसे क्यों कहा जाता है। बहुत आसान सी भाषा में आप सभी लोग समझ जाओगे कि बाथरूम फल इसे क्यों कहा जाता है। अभिषेक यादव, चलिए काफी स्टूडेंट लाइव आ गए, बहुत बहुत आप सभी लोग जुड़े रहिए बहुत अच्छी तरीके से। ऋषिकेश दुबे, अंकित कुमार, बहुत अच्छी बात है।
अब देखिए बाथरूम फ्रूट आम को क्यों कहा, आप सभी लोग देखे होंगे कि हम सब आम खाने के बाद लोग हाथ धुलने कहाँ पर जाते हैं। अगर सिटी में देखा जाएगा तो लोग आम खाने के बाद हाथ धुलने कहाँ पर जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं। और आप सभी लोग गांव में देखे होंगे तो हमारा देसी जो नल होता है, हैंड पाइप होता है, या लोग कहीं अपना टंकी जो आप सभी लोग बोरिंग वाला जहाँ पानी चलता है वहां पर चले जाते हैं। तो इसीलिए इसे बाथरूम फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। तो आम लोग खाने के बाद हाथ धुलने बाथरूम में जाते हैं, हाथ मुंह धुलने कहाँ पर, बाथरूम में जाते हैं, इसीलिए इसे बाथरूम फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। अब एक अगला शब्द हमारा टपका, क्या है, टपका। हमारे सभी स्टूडेंट शायद गांव से बिलोंग करते होंगे तो शायद उनको टपका आसानी से समझ जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप सभी लोग देखे होंगे जब हमारा आम का फल अगर लगा रहता है तो ये क्या होता है, यहाँ से टपक जाता है, जमीन पे पकने के बाद क्या होता है, टपक जाता है, मतलब वो नीचे आ जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, टपका जो होता है वो किससे संबंधित है, आम से संबंधित है। किससे संबंधित है, आम से संबंधित है। परिहार सचिन कह रहे हैं सर आप सर जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। भैया बात बाद में कर लेना, पढ़ाई समझ लो, ठीक है। तो देखो देखोगे आप सभी लोग आम पकने के बाद पेड़ से क्या होता है, टपक जाता है, नीचे आ जाता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि टपका किससे संबंधित है, तो आम, यानी आम जो होता है जमीन से टपक गया, अरे सॉरी ऊपर से, यानी जो पेड़ में लगा रहता है टपक के जमीन पे आ जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टपका संबंधित है, आम से संबंधित है। और आप सभी लोग देखे होंगे कि गांव में लोग ये करते हैं कि आम देखे रहते हैं कि पक गया आम, उसी के पास खड़े रहते हैं, खड़े रहते कि वेट करते हैं कब आम टपक जाएगा और नीचे आ जाएगा। हम सभी लोग देखे होंगे, गांव में भी लोग पहले रहते थे तो क्या होता था कि देखे रहेंगे कौन सा आम पका है और उसी के आसपास खड़े रहते हैं, हवा जैसे चलती है तैसे वो नीचे टपक कर जमीन पे आ जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टपका संबंधित है आम से। और बाथरूम फ्रूट्स तो पता आप सभी लोग हाथ और मुंह धुलने कहाँ पर, बाथरूम में जाते हैं, और गांव वाले तो अपने देसी नल पे चले जाते हैं। तो इतना सबको शायद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम को कहा जाता है। बात उसके बाद फलों का राजा किसे कहा जाता है, आम को कहा जाता है। बाथरूम फ्रूट्स किसे कहा जाता है, आम को कहा जाता है। टपका जो होता है, आम टपक गया इसलिए आम टपक गया, इसलिए टपका किससे संबंधित है, आम से संबंधित है। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोटेनिकल नेम, यानी जिसे हिंदी में बोला जाता है वनस्पतिक नाम। क्या बोला जाता है, बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम। आप सभी लोग जानते होंगे आम का वैज्ञानिक नाम कभी कभी दे देता है, कभी कभी वनस्पति नाम। अगर चाहे वैज्ञानिक नाम दे देगा तो भी आपको कहीं वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप सबको हम इतनी सरल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे कि गांव के बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ठीक है। कि हमारे जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होते हैं उनको एकदम जीरो से उठाना पड़ता है। तो बिल्कुल आप सभी लोग परेशान ना होइए, एक एक चीज बताएंगे वो भी अच्छी तरीके से। तो बोटेनिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम, या कभी कभी लिख देता आम का वैज्ञानिक नाम। तो वो वैज्ञानिक नाम होता है हमारा मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको याद रखना है कि आम का वैज्ञानिक नाम या वनस्पति नाम पूछ लेगा तो हमारा मैंगीफेरा इंडिका होता है। अब आ जाता है नेक्स्ट है कि हमारा आम जो होता है किस कुल से किस फैमिली से संबंधित है, किस कुल से संबंधित है, या किस परिवार से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने। देखिए इसको आप सभी लोग तीनों नाम याद रखना। तो अगर पूछ लेता है कि आम किस फैमिली, ऐसे लिख देता कभी कभी फैमिली, क्या लिख देगा, ऐसे सीधे लिख देता है फैमिली, कि आम किस फैमिली से संबंधित है और आम किस कुल का सदस्य है या किस परिवार का सदस्य है। तो आपको तीनों शब्द यहां पर याद रखना है। इंग्लिश में ऐसे फैमिली लिख देता है, उसके बाद या कुल लिख देगा या परिवार। तो आम की फैमिली या कुल या परिवार जो होता है वो हमारा होता है एनाकार्डियेसी होता है। क्या होता है, एनाकार्डियेसी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आम हमारा किस कुल से संबंधित है, किस परिवार का सदस्य है और किस फैमिली का सदस्य है। तो वो हमारा हो जाए एनाकार्डियेसी हो जाए। क्या हो जाएगा, एनाकार्डियेसी हो जाएगा। शायद इतना आप सबको बहुत अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओरिजिन प्लेस, जिसे हम बोलते हैं उत्पत्ति स्थान। अब देखिए कभी कभी लिख देता मूल स्थान,
क्या लिख देता, मूल स्थान। कि पूछ लेगा आम का मूल स्थान क्या हो जाएगा, आम का मूल स्थान। चाहे अगर मूल स्थान पूछेगा या चाहे उत्पत्ति स्थान पूछेगा, दोनों एक ही है, केवल पूछने का तरीका अलग है। क्या है, एक ही है, केवल पूछने का तरीका बदल दिया है। तो आपको यह ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता आम का उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान क्या हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम का उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान पूछ लेगा तो वो भारत रहेगा या इंडो बर्मा हो सकता है। दोनों ऑप्शन आपको देखना। अगर आपको बाई चांस कभी दोनों ऑप्शन दे दिया तो वहां पर सबसे पहले हम लगाएंगे भारत। बाई चांस दोनों ऑप्शन अगर गलती से आ जाता है तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जिसका शायद आंसर मिलता ही नहीं ढूंढने पर, लेकिन तो ऐसा शायद नहीं करना चाहिए। और पिछले 1-2 साल के मुकाबले देखा जाएगा तो बोर्ड पेपर थोड़ा हार्ड आने लगा। आप सब लोग खुद देखते होंगे, पेपर देते होंगे, तो थोड़ा पेपर हार्ड आ रहा है, इसलिए आपको तैयारी थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा। तो ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान, तो भारत हो जाएगा या इंडो बर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा या इंडो बर्मा। ये तीनों क्वेश्चन शायद आप सबको क्लियर हो गए होंगे और स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बोटेनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, किस परिवार का सदस्य या आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा। आम किस कुल का सदस्य, किस परिवार का सदस्य और किस फैमिली से संबंधित है, तो एनाकार्डियेसी। ठीक है। उसके बाद आम का मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान भारत या इंडो बर्मा हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है टाइप ऑफ फ्रूट। आप सभी लोग देखे होंगे कभी कभी पूछ लेता फल का प्रकार, फल का प्रकार। आप सभी लोग बॉटनी में एक चैप्टर पढ़े होंगे फलों से संबंधित या फल का प्रकार। बॉटनी जब आप कक्षा 11 में रहोगे तो एक ऐसे आप सबको टेबल बना होगा, उसमें 2-3 ऐसे टेबल बने होंगे। उसमें एक तरफ लिखा रहता फल के नाम, दूसरे तरफ लिखेगा फलों के प्रकार और तीसरे में लिखता खाने वाला भाग। तो ये आप सभी लोग बॉटनी में पढ़े हुए। तो सेम वहीं से ये क्वेश्चन है कि आम के फल का प्रकार, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टाइप ऑफ फ्रूट। क्या बोला जाता है, टाइप ऑफ फ्रूट। आप सभी लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते चलिए। अगर आप सबके पास समय है तो आप सब दोनों हिंदी यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लिख के। भैया रसायन विज्ञान की क्लास हो रही है, कल हुई थी, आप परेशान ना होइए। केमिस्ट्री की क्लास जो है कल हुई थी, कल होगी, ये ध्यान रखना। कल आप सबकी फिर क्लास होगी रसायन विज्ञान की, तो परेशान ना होइए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के स्टूडेंट के लिए एक सरप्राइज है जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आप सबको दिया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक चौधरी कार्य सर, हम यूपी कैडेट। बिल्कुल आप देखो, आपका यही तो बेस, अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आप सबका कुछ ना कुछ वहां पर फायदा जरूर होगा। तो टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार क्या हो जाएगा, अष्टफल या ड्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अष्टफल या ड्रुप। अब देखिए इसका आ जाता है कि इडिबल पार्ट, मतलब हम आम का कौन सा भाग खाते हैं या खाने वाला भाग क्या होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम गुठली सहित खा जाएंगे, हो सकता है लोग गुठली भी खाते होंगे गाँव में। देखिए गुठली तो नहीं खाया जाता शायद। तो आम का जो खाने वाला भाग होता है कौन सा भाग, हम जिसे बोला जाता है इडिबल पार्ट या खाने वाला भाग। तो जो खाने वाला भाग होता है वो हमारा होता है मीजोकार्प या हिंदी में बोला जाता है मध्य फलभित्त। क्या बोला जाता है, अब कभी कभी ऐसे लिख देता मीजोकार्प, मीजोकार्प। तो आपको ये भी याद रखना है, ऐसे लिख देगा मीजोकार्प। और ये हमारा ड्रुप दिया है तो कभी कभी ऐसे लिख देगा ड्रुप। तो आप सबको ये दोनों याद करते चलना है, इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों आप सबको बता रहे हैं। अगर आपको कहीं जरा सा कंफ्यूजन हो जाता तो जिससे आपको कोई दिक्कत, अगर बदल भी देता तो आपको दिक्कत ना हो। और जो आपका इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगा, परेशान नहीं। बिल्कुल आप सबको, सभी लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। उस पर आप सबको बाकायदा क्लास होने के बाद रोज का रोज पीडीएफ मिलता रहेगा। तो इतना आप सबको समझ में आ गया, टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार, ड्रुप या अष्टफल होता है। आम का खाने वाला भाग कौन सा हो जाएगा, तो मीजोकार्प हो जाएगा, या हमारा हो जाएगा मध्य फलभित्त। मीजोकार्प या मध्य फलभित्त हो जाएगा। इतना आप सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। इतना आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए एक बार सभी लोग बताइए जो हम पढ़ा रहे हैं आप सबको समझ में आ रहा कि
नहीं आ रहा। चलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर तुरंत बताइए कि हम जो आप सबको पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखिए, अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि आम में कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी मैंगो इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन। मैंगो इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन, या आम किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, इस तरह भी कह सकते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि आम में कौन सी विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। शायद हमारी पढ़ाई आप सबको हमारे अकॉर्डिंग तो सफल हो रही। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, आम में कौन सी विटामिन, अगर विटामिन पूछ लेता है या कि कौन से विटामिन अधिक मात्रा में या किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। अब देखिए, आम में जो विटामिन सबसे अधिक पाई जाती है वो विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन ए। अब कितना पाया जाता है, 4800 IU। IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम। IU का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल यूनिट। आयु का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि आयु। अब देखिए आयु होता क्या है, आप सभी लोग देखे होंगे कि एक अंतरराष्ट्रीय तौल होती, यानी देश देश पे जो होता है तौल किया जाता है। अब आप सभी लोग देखे होंगे इंटरनेशनल जो मैच होते हैं, जैसे आप सभी लोग इंटरनेशनल मैच देखे होंगे कि भारत पाकिस्तान या भारत साउथ अफ्रीका या भारत ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या रहा, इंटरनेशनल लेवल पर दो देशों के बीच में। तो ऐसे जो होता है इसकी जो माप की जाती है अंतरराष्ट्रीय तौल की जाती है। क्या की जाती है, कई देशों के बीच में इसको देखा जाता है कि आम में कौन सी विटामिन, तो वो मापने की इकाई है। क्या है, मापने की इकाई है। तो आम में जो विटामिन ए, कौन सी विटामिन मतलब कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट। अब देखिए, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। अब विटामिन ए का अगर कभी पूछ लेता रासायनिक नेम, विटामिन ए का रासायनिक नेम अगर पूछ लेगा तो विटामिन ए का जो हमारा रासायनिक नेम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रेटिनॉल। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नेम रेटिनॉल हो जाएगा। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा कि विटामिन ए का अगर पूछ लेता रासायनिक नेम क्या हो जाए, रेटिनॉल। अब इसकी कमी से अगर पूछ लेता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से होने वाला रोग, यानी विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग। अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। या जिसे बोला जाता है, जिसे बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है या रतौंधी रोग बोला जाता है। ठीक है, तो अगर पूछ लेता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, जिसे बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो इतना आप सबको क्लियर हो गया कि आम में कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में विटामिन है, 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है शुगर कंटेंट इन मैंगो। अब देखिए आम में चीनी की मात्रा अगर पूछ लेता, शुगर कंटेंट इन मैंगो, यानी आम में चीनी की मात्रा कितनी पाई जाती है या शुगर की मात्रा आम में कितनी पाई जाती है, तो आम में शुगर या चीनी की मात्रा जो पाई जाती है वो 18 से 19%। कितना पाया जाता है, 18 से 19%
पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखना है कि आम में आम में शुगर की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो आम में शुगर या चीनी, या कभी पूछ लेगा शर्करा, क्या पूछ लेगा, शर्करा या चीनी की मात्रा, तो वो पाया जाता 18 से 19%। कितना पाया जाता, 18 से 19% पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आम के पुष्पक्रम को कहते हैं, यानी मैंगो इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, या मैंगो इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, या आम के पुष्पक्रम को कहा जाता है। तो आम के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, पेनिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेनिकल कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आम के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। तो आम के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, पेनिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेनिकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आम की सबसे मीठी प्रजाति, यानी स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो, जिसे बोला जाता है स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो। आम की सबसे मीठी प्रजाति हमारी कौन सी हो जाएगी, तो आम की सबसे मीठी प्रजाति चौसा हो जाएगी। मतलब ये वैरायटी प्रजाति सबसे मीठी होती है। क्या होती है, अगर आप खाओगे तो ये इसमें मीठापन सबसे अधिक होता है। मनन तिवारी कह रहे नमस्ते सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। नितेश प्रजापति गोरखपुर जनपद, चलिए बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जुड़े रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आम की सबसे मीठी प्रजाति चौसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आम की बीज रहित प्रजाति, जिसे बोला जाता है सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। क्या बोला जाता है, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी हो जाएगी, तो वो सिंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंधु। मतलब ये ऐसी वैरायटी है जिसमें बीज पाया ही नहीं जाता, या पाया जाता तो केवल नाम मात्र का, बहुत कम परसेंट। अब इसमें जो होता है 85% गूदा पाया जाता है। जो सिंधु वैरायटी है यानी सिंधु, उसमें जो पल्प या गूदे की मात्रा होती है वो 85% पाई, इसलिए गुठली जो होता है बहुत नाम मात्र का केवल पाया जाता है। तो इतना आप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आम के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, पेनिकल। आम की सबसे मीठी प्रजाति चौसा, आम की सीडलेस वैरायटी। अब देखिए सीडलेस तो दिया, कभी कभी लिख देता बेगुठली, बेगुठली। अब बेगुठली मतलब जिसमें गुठली नहीं पाई जाता, ये भी आपको याद रखना। अगर हमने बीज रहित बता दिया, लेकिन तो अगर कहीं लिख दिया बेगुठली मतलब जिसमें गुठली या बीज जिसमें नहीं पाया जाता है, तो वो भी हमारी कौन सी वैरायटी हो जाएगी, सिंधु प्रजाति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सिंधु प्रजाति हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए आम में किस प्रकार का अंकुरण होता है। आप सभी लोग देखे होंगे कि टाइप ऑफ जर्मिनेशन आर फाउंड टू टाइप्स, यानी जो जर्मिनेशन या अंकुरण होता है वो कितने प्रकार का होता है। ये भी क्वेश्चन आपको बॉटनी में शायद आप सभी लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो शायद पढ़ाया जाएगा। तो अंकुरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आप सभी लोग पढ़े होंगे होम्योपैरिक, होम्योपैरिक होता है। क्या होता है, होम्योपैरिक। और एक होता है अधोहोम्योपैरिक, अधोहोम्योपैरिक, या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ईपीजीएल और हाइपोजीएल। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में हम सबको बहुत अच्छी तरीके से इसको बोला जाता है ईपीजीएल। क्या बोला जाता है, ईपीजीएल। यह बहुत अच्छा रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन। ईपीजीएल और इसको बोला जाता है हाइपोजीएल। क्या बोला जाता है, हाइपोजीएल। तो होम्योपैरिक को ईपीजीएल, अधोहोम्योपैरिक को हाइपोजीएल, इसीलिए यहाँ पर हमने वही लिख दिया है। ठीक है। तो अगर किसी भी बीज में अगर पूछे तो अंकुरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ईपीजीएल और हाइपोजीएल। कितने प्रकार के होते हैं, ईपीजीएल और हाइपोजीएल होता है। चलो, तो आम में किस प्रकार, यानी आम में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, तो हाइपोजीएल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, या जिसे बोला जाता है अधोहोम्योपैरिक। क्या बोला जाता है, अधोहोम्योपैरिक। किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, अधोहोम्योपैरिक प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आम की गुठली में प्रोटीन की मात्रा। अब आप सभी लोग देखे होंगे जो गुठली होती है, आम की जो बीज होता है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है, 8 से 9% पाया जाता है। यानी जिसे गुठली को बोला जाता है स्टोन, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्टोन बोला जाता है। या मैंगो स्टोन इज प्रोटीन कंटेंट। तो आम की जो गुठली होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 8 से 9% पाया जाता है। कितना, 8 से 9% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम फसल है, अब ये डिपेंड करेगा किस प्रकार पूछ रहा है।
तो आम जो फसल है वो पर परागित फसल है, जिसे बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागित बोला जाता है, या पर परागण जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर परागण, या इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन, या जिसे बोला जाता है पर परागण। पर परागण। तो अगर कभी ऐसा भी पूछ लेता है आम में किस प्रकार का परागण होता है, तो पर परागण होता है। अब देखिए आम में जो पर परागण होता है वो भी किसके द्वारा होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आम में जो पर परागण होता है, जो पॉलिनेशन होता है, कि जो आम के यानी जो हमारे पुष्पक्रम होते हैं उसके एंथर के जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं वो दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पे जाके पड़ते हैं, या इस तरीके से मतलब जैसे स्टेमन बोला जाता है, तो उस पे जाके पड़ते हैं। तो उसमें एक यानी जब दोनों का निषेचन होता है तो उससे एक नई बीज या फल का निर्माण होता है, तो ये हमारा होता है पॉलिनेशन। अब ये किसके द्वारा होता है? अकेले तो पहुंच नहीं जाएगा, ये बाई चांस पुष्प लगा हुआ अपने चला जाएगा, तो इसका एक माध्यम होता है। बाई किसके द्वारा होता है? तो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। घरेलू मक्खी, ये आपको जरूर याद रखना है। किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। अब देखिए घरेलू मक्खी का अगर कभी यह भी पूछा जाता है जूलॉजिकल नेम, तो घरेलू मक्खी का जंतु, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम होता है, और जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका जूलॉजिकल नेम या जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि जो हमारे घरेलू मक्खी है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम, तो इसलिए जितने भी जीव जंतु होते हैं उसका होता है जूलॉजिकल नेम, और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसका होता है बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम। तो घरेलू मक्खी का जूलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका होता है। क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका होता है। ये आपको याद रखना है कि अगर पूछ लेता है आम में परागण किस प्रकार का, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई जिसे बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हाउस फ्लाई बोला जाता है, ठीक है। और उसका जूलॉजिकल नेम तो मस्का डोमेस्टिका हो जाए। क्या हो जाए? मस्का डोमेस्टिका। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आम की खेती के लिए उपयुक्त तापमान, अगर आम की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए टेम्परेचर की हमें जरूरत कितनी होती है, कितना एटमॉस्फेयर वातावरण में टेम्परेचर होना चाहिए कि हमारी फसल आसानी से हो सके। तो उसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? आम की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में आम की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति, यानी आम की कौन सी प्रसिद्ध प्रजाति है जो उत्तर प्रदेश में जिसकी खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है, या जिस प्रजाति को सबसे अधिक उगाया जाता है या ग्रो किया जाता है, तो वो हमारा होता है दशहरी। आप सभी लोग देखे होंगे कि लोग मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले दशहरी लेते हैं, कहेंगे भैया दशहरी आम दे दो। क्या कहते हैं? दशहरी आम। तो बाकी आप सभी लोग एक्सपर्ट हो, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कहेंगे भैया दशहरी आम ले आना, भैया बजरिया जा रहे हो दशहरी आम ले आना, ठीक है। तो ये सब मतलब गांव में लोग दशहरी आम भी, इसीलिए उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लोग खाते हैं। आप सभी लोग भी खाते होंगे, अच्छे मतलब काफी, अब तो बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में आम की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति दशहरी हो जाएगा। आम की खेती के लिए उपयुक्त तापमान टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 24 से 27 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। अब देखिए अब कुछ हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। किसमें? बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए आम की अगर मतलब कुछ प्रजाति, हमारे कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में पहला दिया अल्फांसो प्रजाति है। अब अल्फांसो देखिए, पहला ऑप्शन दिया अमरूद, दूसरा ऑप्शन दिया बेर, तीसरा ऑप्शन दिया आम, और चौथा ऑप्शन दिया पपीता। तो अल्फांसो जो एक वैरायटी माना जाता है, ये प्रजाति है जो आम की प्रजाति होती है। और 2000 यूपी बोर्ड पेपर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ, आप पेपर बिल्कुल मिला सकते हो, आपके पास अगर होगा तो मिला लेना। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है एग्रीकल्चर यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो बिल्कुल आप सबको एक एक चीज अच्छी तरीके से बता रहे हैं। तो अल्फांसो इज द वैरायटी ऑफ मैंगो। अल्फांसो किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए आम के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी मानी जाती है? देखिए
आम के लिए जो सबसे उपयुक्त भूमि मानी जाती है, पहला ऑप्शन दिया मटियार, दूसरा ऑप्शन दिया मटियार दोमट, तीसरा ऑप्शन दिया बलुई दोमट और चौथा ऑप्शन दिया दोमट। अब देखिए यहाँ पे हमारे दो सिचुएशन डिपेंड करेंगे। अगर यहाँ पर दोमट नहीं दिया होता, अगर ऑप्शन में दोमट भूमि नहीं है, तो वहां पर हम लगाएंगे बलुई दोमट। क्या लगाएंगे? बलुई दोमट। लेकिन तो अगर ऑप्शन में दोमट दे दिया और ये दोनों ऑप्शन है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे दोमट भूमि लगाएंगे। ये आपको कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, इस कंडीशन को आपको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो आम के लिए सबसे उपयुक्त भूमि दोमट भूमि यहाँ पर लगाई जाए। आंसर क्या होगा? दोमट भूमि। अगर दोमट भूमि नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं? बलुई दोमट। लेकिन तो जब दोमट भूमि रहेगा तो हम दोमट लगाएंगे, बाई चांस नहीं है तो वहां पर बलुई दोमट लगा सकते हैं। फिलहाल इस समय आम के लिए सबसे उपयुक्त भूमि दोमट भूमि मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए आम्रपाली प्रजाति है, ये देखिए यूपी बोर्ड में 2012 और 19 दोनों में पूछा गया। यूपी बोर्ड पेपर कक्षा 12 में 2012 और 19 दोनों में पूछा गया। तो आम्रपाली जो होता है ये प्रजाति है, पहला अमरूद की, दूसरा पपीता की, तीसरा केला की, चौथा दिया आम की। तो आम्रपाली भी प्रजाति किसकी है? आम की प्रजाति हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? आम की प्रजाति हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आम्रपाली प्रजाति आम की, यूपी बोर्ड पेपर 2012 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए मल्लिका प्रजाति है, यह भी यूपी बोर्ड पेपर 2014 में पूछा गया। देखिए मतलब मैंगो की क्रॉप से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आना श्योर रहता है। तो मल्लिका प्रजाति है। अब मल्लिका किसकी प्रजाति है? पहला अमरूद, दूसरा पपीता, तीसरा आम और चौथा केला। तो मल्लिका जो वैरायटी हो जाएगी वो हमारी आम की प्रजाति मानी जाती है, आम की प्रजाति है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यानी अगर देखा जाएगा तो ये मल्लिका प्रजाति आम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? आम की हो जाएगी। अब देखिए हमने आप सभी लोगों को मैंगो के क्रॉप स्टार्ट किए हैं, बाकायदा अच्छी तरीके से बताएंगे। आप सभी लोगों को अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप सबको इंसेक्ट डिजीज रोग लगने वाले मतलब कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसकी कौन कौन सी प्रजातियां होती है और उसमें हम कौन कौन सी मतलब A to Z जितने क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर से संबंधित आते हैं उससे हम आप सबको पूरा अच्छी तरीके से बताएंगे। तो चलिए इसके बाद आप सभी लोगों की बायो की क्लास होने वाली है, यानी जूलॉजी कक्षा 12 की जो जंतु विज्ञान है इसके जस्ट बाद क्लास होने वाली है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जूलॉजी में भी 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में और प्लस 50 के होते हैं प्रैक्टिकल। 100 नंबर आप सबके बनते हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट का मेरिट अच्छा जाता है क्योंकि उनके 50 तो थ्योरी में आ जाते हैं और मतलब 50 प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। थ्योरी अगर आप अच्छा बना लेंगे तो शायद उसमें 45-46 ला सकते हो विथ फिगर सहित। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर आ गए, आपसे 1 से 2 मिनट का वेट करिए। धन्यवाद।